हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टरियल सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट को कौन कौन सी आर्टरीज़ ब्लड देती हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट बहुत हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है। हाईली वेस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है, देखो मैं समझाती हूँ। हाईली वेस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है कि जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। वेस्कुलर ऑर्गन वो होता है जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से हो रही होती है। ठीक है, तो ब्लड के यहाँ पे 3 मेन सोर्सेज आते हैं। आपको पता है आर्टरी ब्लड्स देती है। ठीक है, तो ब्रेस्ट को ब्लड कौन दे रहा है, आर्टरीज दे रही है, और वेन्स क्या करती हैं, ब्लड ले जाती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई है ना। और अपना जो ब्रेस्ट है वो बहुत ही हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, मतलब इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, 3 मेन सोर्सेज से होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है इंटरनल थोरेसिक या इंटरनल मेमोरी आर्टरी। ठीक है, 3 आर्टरीज अपन पढ़ेंगे। पहला है इंटरनल थोरेसिक या मेमोरी आर्टरी। तो ये जो आर्टरी ये चेस्ट के अंदर स्टर्नम यानी कि जो ब्रेस्ट बोन होती है, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, उसके दोनों साइड से पास करती है। ठीक है, उन दोनों साइड के पास चलती हैं। इसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस, अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की भी परफोरेटिंग यानी चीर के निकलने वाली ब्रांचेस होती हैं। इसकी भी मतलब ब्रांचेस होती हैं, 3 ब्रांचेस होती हैं। सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को पियर्स करके, छेद करके और ये छेद करके, ठीक है, और ये ब्रेस्ट तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी क्या नाम है उन ब्रांचेस का, बस इतना बताया है कि 3 ब्रांचेस है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की, और वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को चीर करके आपके ब्रेस्ट तक पहुँचती हैं। तो मतलब जो मीडियल यानी जो इनर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट है उसको मेनली सप्लाई करता है ये ब्लड। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो आपका इनर पार्ट है ब्रेस्ट उसको मेनली ब्लड सप्लाई करता है, क्या, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, अब एक्सिलरी आर्टरी की बात करेंगे तो एक्सिला का मतलब होता है आर्मपिट यानी आपका अंडर आर्म्स। ठीक है, तो ये आपकी एक्सिला की मेन आर्टरी होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे मेन ब्लड कौन सप्लाई करेगा, एक्सिलरी आर्टरी करेंगी। ठीक है, इसकी भी 3 ब्रांचेस होती हैं जो ब्रेस्ट को ब्लड देती हैं। लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी और एक्रोमायोथोरेसिक आर्टरी यानी थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस का नाम आपको याद रखना है, क्या, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक और एक्रोमायोथोरेसिक आर्टरी, जिसको थोरैको एक्रोमियल आर्टरी भी कहते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, अब इसके बाद है ये आर्टरीज ब्रेस्ट के लेटरल साइड और मतलब अपन कहेंगे आउटर पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, ब्रेस्ट के लेटरल और आउटर पार्ट जो है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम किसका है, एक्सिलरी आर्टरी का। अंदर का काम किसका था, इंटरनल आर्टरी का। ठीक है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी का, और जो बाहर का और लेटरल साइड का है वो किसका है, एक्सिलरी आर्टरी का। अब अपन बात कर रहे हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ के बारे में। तो पोस्टीरियर से समझ आ गया होगा, पीछे ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, तो इंटरकोस्टल आर्टरीज़ की बात करेंगे तो ये रिब्स के बीच में चलती है। तो ये जो है ये रिब्स के बीच में चलती है। इनकी लेटरल ब्रांचेस ब्रेस्ट तक आती हैं और ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ना यहाँ पर इसके पीछे से लेटरल ब्रांचेस आएंगी यानी पोस्टीरियर साइड से, और फिर ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट के जो पोस्टीरियर और लेटरल रीजन है मतलब उसको एडिशनल ब्लड सप्लाई मिल रहा है। वैसे लेटरल रीजन को तो कौन कर रहा था, आपकी एक्सिलरी आर्टरी कर रही थी, राइट, बट यहाँ पे उसको और बोनस में ब्लड सप्लाई मिल रहा है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज से। ठीक है, इसके बाद अपन मैं आपको इस चीज़ को डायग्राम में समझा देती हूँ कि आर्टरियल सप्लाई कैसे हो रहा है ब्रेस्ट का। तो यहाँ पे आप देखो ये इंटरनल मेमोरी आर्टरी है। ठीक है, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है। ये इसकी मैंने कहा था इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं जो कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेसेस को पियर्स करके आएंगी। ठीक है, फिर आता है अपना एक्सिलरी आर्टरी। ये देख सकते हो ये आपका एक्सिलरी आर्टरी है। इसकी भी 3 मेन ब्रांचेस है। ठीक है, एक सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक एक्रोमायोथोरेसिक आर्टरी और एक लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ये जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है,
फिर अपन ने कहा था एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी आती है, उसकी लेटरल ब्रांच अपन ने पढ़ी थी। तो ये लेटरल यानी कि साइड से आ रही है, इसकी भी ब्रांचेस है। कितनी ब्रांचेस है नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और उनका मतलब कितनी ब्रांचेस नहीं बताया और उनका नाम भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे वीनस ड्रेनेज कैसे होता है ब्लड का, ठीक है। तो आर्टरीज ब्लड लाती हैं, वेन्स ब्लड वापस ले जाती हैं, इतना समझ आता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट का वीनस ड्रेनेज, ठीक है, यानी कि वेनस ड्रेनेज का मतलब क्या हो गया, ब्लड को ड्रेन कर रहा है, ठीक है। ड्रेन मतलब छोड़ रहा है, ठीक है। तो जो वेनस ड्रेनेज है वो 3 वेन्स में होगा मेनली, ठीक है। तो ब्रेस्ट का जो ब्लड है वो 3 जगह मेनली आपका ड्रेन होता है, ठीक है। कहाँ, एक्सिलरी वेन में, इंटरनल थोरैसिक वेन में, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में। तो इससे कुछ समझ आ रहा है कि एक्सिलरी आर्टरी थी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी थी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी थी, वैसे ही आपकी एक्सिलरी वेन, इंटरकोस्टल थोरैसिक वेन और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपका क्या होता है कि वेनस ड्रेनेज होता है, यानी कि जो ब्लड है ब्रेस्ट से वो वापस से किस में ड्रेन हो रहा है, इनमें ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वेन्स जो हैं वो जनरली आर्टरीज़ का ही पाथ फॉलो कर रही हैं, ठीक है। जहाँ आर्टरीज़ ब्रेस्ट को ब्लड दे रही होती हैं, ठीक है, उनके साथ साथ वहीं वेन है जो ब्लड को जहाँ पे ब्लड ड्रेन भी करती हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलो, अब यहाँ पे अपन कहते हैं वेनस सर्कल अराउंड निप्पल क्या होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट की जो छोटी छोटी वेन्स हैं वो पहले निप्पल के बेस के पास मिलती हैं और एक वेनस नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ब्रेस्ट है उसकी जो छोटी छोटी सी वेन्स होती है, ठीक है, वो निप्पल जो होता है अपना उसके अराउंड आपकी क्या बनाती हैं, एक वेनस नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। ओके, हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये आपका एक वेनस नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। किसके अराउंड, ब्रेस्ट के अराउंड, जो निप्पल है उसके अराउंड बनाती है छोटी छोटी वेन्स, ठीक है। इसको एनास्टोमोटिक वेनस सर्कल भी कहते हैं, ठीक है। तो एनास्टोमोसिस क्या है, ये एक अलग ही टर्म आ गई। तो इसका मतलब क्या है, वेसल्स का आपस में कनेक्शन। इमेजिन करो निप्पल के अराउंड वेन्स है, ठीक है, उसका एक राउंड अबाउट बना हुआ है, ठीक है। ये निप्पल के अराउंड एक वेनस सर्कल का राउंड अबाउट बना हुआ है। अब मैं एनास्टोमोसिस के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। देखो, आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे आपकी जो वेन्स है वो आर्टरी से ऐसे अटैच्ड रहती हैं। देखो, ये एंड ऑफ द आर्टरी साइड ऑफ द वेन अटैच रहती है, साइड टू साइड कनेक्ट रहती है, साइड ऑफ द आर्टरी से कनेक्टेड रहती है, ठीक है, या फिर एंड टू एंड कनेक्ट रहती है आर्टरी और वेन। तो इसी को अपन बोलते हैं एनास्टोमोसिस, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये पूरा एक सर्कल बना देती है निप्पल के अराउंड कनेक्ट होकर के, ठीक है। उसी को अपन बोलते हैं एनास्टोमोटिक वेनस सर्कल, ठीक है। अब वहाँ से वेन्स 2 ग्रुप में जाकर डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, एक सुपरफिशियल वेन्स में और एक डीप वेन्स में। सुपरफिशियल वेन्स क्या होता है, ये स्किन के पास होती है, ठीक है, और ये किस में ड्रेन होगी, यानी ये स्किन के पास होती है और इसका जो ब्लड है ये किस में ड्रेन होगा, इंटरनल थोरैसिक वेन में ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। बट जो डीप वेन्स होती हैं ये ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर होती है, टिश्यू के भी अंदर है ब्रेस्ट के, ठीक है। वो तो सिर्फ स्किन के पास थी सुपरफिशियल वाली, डीप वेन्स ब्रेस्ट के टिश्यू के अंदर होती है, ठीक है। और ये किस में ड्रेन होगी, ये तीनों में ड्रेन होगी, यानी कि ये इंटरनल थोरैसिक वेन में तो ड्रेन होगी ही, एक्सिलरी वेन और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में भी ड्रेन होगी, ठीक है। इसके बाद अपन क्लिनिकल कोरिलेशन पे आ जाते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस टू ब्रेन, यानी कि मेटास्टेसिस का मतलब आप क्या समझते हो, फैलना, ठीक है, कैंसर का फैलना। तो ब्रेस्ट कैंसर का फैलना ब्रेन तक कैसे होता है, ठीक है, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ब्रेन तक कैसे पहुंच जाता है, ये अपन बात करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर ब्रेन तक कैसे पहुंच सकता है, तो उसका रूट अपन को बताया गया है। तो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स होती है, जैसे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो उसमें जो कैंसर सेल्स होंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो पहले जाएंगी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स के अंदर,
ठीक है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में जाने के बाद एक आपको नेटवर्क दिखेगा, इसको वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस कहते हैं, बैटसन प्लेक्सस इस वेन के नेटवर्क के अंदर आ गई है अब, ठीक है। अब ये वेन के नेटवर्क से वीनस साइनसेस ऑफ ब्रेन में चली जाती है और फिर वहाँ से आपका ब्रेन मेटास्टेसिस हो जाता है, यानी ट्रांसफ़र हो जाता है कैंसर का ब्रेन में, ठीक है। कहाँ से? ब्रेस्ट से। वाई इज़ वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये बैटसन्स प्लेक्सस क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में वॉल्स नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए ब्लड और कैंसर सेल्स दोनों आसानी से रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आसानी से रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसी वजह से ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होगा, राइट। वर्टिब्रल कॉलम में जाएगा, यानी आपकी स्पाइन में जाएगा, स्कल में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये स्प्रेड हो जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं नर्व सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट के बारे में। तो ब्रेस्ट की नर्व सप्लाई मेनली 2nd to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स के बीच होती है, ठीक है। तो यानी T2 से T6 यानी थोरेसिक 2nd से थोरेसिक 6th वर्टिब्रा के बीच में आपकी ब्रेस्ट की नर्व सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। ये नर्व्स सप्लाई अपनी किन ब्रांचेस से करती है? तो 2 ब्रांचेस होती है, एक एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच और एक लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस, ठीक है। तो एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं यहाँ पे, और इनके थ्रू जो है ब्रेस्ट तक वो पहुँचती हैं नर्व्स, ठीक है। ओके, तो शॉर्ट नोट अपन ये डाल सकते हैं कि ब्रेस्ट में आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि T2 से T6 इंटरकोस्टल नर्व्स का काम है, ये आपके जो है यहाँ से आपकी नर्व्स आती हैं, ठीक है, इतने से इतने तक आपकी नर्व्स स्प्रेड होती हैं। ये नर्व्स क्या काम करती हैं? तो फर्स्ट काम तो है इसका सेंसरी सप्लाई और सेकंड काम है इसका ऑटोनॉमिक फाइबर्स। तो सेंसरी सप्लाई का क्या मतलब है? देखो, ये ब्रेस्ट की जो स्किन है, निपल, एरियोला, ठीक है, इनको सेंसेशंस देती हैं, यानी सेंसरी सप्लाई यानी सेंस करवाती हैं, ठीक है, यानी कि टच फील हो रहा है अगर स्किन पे, निपल पे, एरियोला पे, ठीक है, पेन फील होता है, टेम्परेचर फील होता है, ये सब किसके कारण हो रहा है? वो नर्व्स जो नर्व्स के कारण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वही क्या दे रही है? सेंसरी सप्लाई दे रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक फ़ाइबर्स के बारे में। तो ऑटोनॉमिक फ़ाइबर्स क्या होते हैं? इन नर्व्स के साथ ऑटोनॉमिक फ़ाइबर्स भी आते हैं, ठीक है, जो क्या कंट्रोल करते हैं? स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट को। तो जितनी भी स्मूथ मसल्स है अपने ब्रेस्ट में, ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, तो जितनी भी स्मूथ मसल्स है या ब्लड वेसल्स है अपने ब्रेस्ट के अंदर, उन सबको क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं। कौन से फाइबर? ऑटोनॉमिक फाइबर्स। ये भी आपका दूसरा काम है नर्व्स का, ठीक है। अब निप्पल और एरियोला का मैं स्पेशल रोल बताने वाली हूँ। तो निप्पल और एरियोला में बहुत सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी सेंसरी नर्व एंडिंग होती है। जब बेबी सक्लिंग करता है, यानी कि जब बेबी दूध पीता है, ठीक है, तो सक्लिंग होता है, तो निप्पल के सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। निप्पल के सेंसरी रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स जो सेंस कर रहे हैं वो और तेज़ सेंस करने लग जाएंगे, ठीक है। स्टिमुलेट का मतलब और तेज़ बढ़ेगा, वो सेंसिंग और तेज़ बढ़ती है, इतनी तेज़ बढ़ती है कि सिग्नल ब्रेन तक चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? उससे हार्मोन रिलीज़ होता है और मिल्क बाहर निकलता है, ठीक है। फिर ब्रेन तक चला जाएगा, ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होगा और फिर मिल्क अपना बाहर निकलेगा, ठीक है। सक्लिंग करते टाइम ही सिर्फ मिल्क बाहर निकलता है इसलिए, ठीक है। अब देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन जो रहता है कि मिल्क सिक्रीशन ही मिल्क एजेक्शन है, ऐसा नहीं है। मिल्क सिक्रीशन मतलब मिल्क बनाना और मिल्क एजेक्शन मतलब मिल्क निकालना, ठीक है। जो ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है और जो ब्रेस्ट में मिल्क बनता है वो सेम प्रोसेस नहीं है, सेम चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मिल्क कैसे बन रहा है? तो मिल्क मैमरी ग्लैंड में एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उसकी वजह से बनता है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड में होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पर ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि आपका
मिल्क इजेक्शन कैसे होता है? मिल्क इजेक्शन मतलब मिल्क का लेट डाउन रिफ्लेक्स, या फिर मैं कहूँगी मिल्क का निकलना, ठीक है। तो जब बेबी निपल सक करता है, ठीक है, तो सकलिंग के टाइम सेंसरी नर्व स्टिमुलेट होती है, ब्रेन को जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपने कहा वहाँ पे जाता है, ठीक है। फिर एक और हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पर रिलीज़ होगा, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो जब मिल्क बन रहा था तब कौन सा हार्मोन रिलीज़ कर रहा था? प्रोलैक्टिन। बट अब यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज़ कर रहा है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी ये साथ साथ रिलीज़ करता है, जो कि मायो एपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करती हैं। यानी कि जो आपकी ब्रेस्ट की सेल्स हैं, मायो एपिथेलियल यानी मसल्स और एपिथेलियल टिश्यू के मिली हुई सेल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, मिल्क डक्ट से बाहर आता है। आपने देखा होगा जो डक्ट्स होती हैं, ठीक है, उन डक्ट से मिल्क क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन का काम कर रहा है। एग्ज़ाम की एक ट्रिक है, आप ये याद रख सकते हो फंक्शन और उसका हार्मोन कौन सा है। तो जैसे मिल्क प्रोडक्शन यानी मिल्क सिक्रीशन का काम कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। और मिल्क इजेक्शन यानी कि मिल्क लेट डाउन, मिल्क निकालने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, आई होप सो आपको ये नर्व्स का इम्पोर्टेंस, जो नर्व सप्लाई है वो समझ आ गया होगा, और जो आर्टरीज़ के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।